हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में देखने वाले ऑब्जेक्टिव 1 फ्रॉम एच.सी. वर्मा ऑन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स। तो ठीक है, तो पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ, हमें कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के बेसिस पे हमें फाइंड करना है कि वेक्टर चेंज होने वाला है या नहीं, और एक ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें वो वेक्टर नहीं चेंज होगा। तो देखते हैं, if it is rotated through arbitrary angles। तो सबसे पहले एक वेक्टर ले लेता हूँ मैं। ओके, तो अगर ये वेक्टर है ऐसा, तो उसको रोटेट किया कुछ आर्बिट्ररी एंगल से। तो देखो, वेक्टर के पास बेसिकली होता क्या है, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो जब हम आर्बिट्ररी एंगल से उसे रोटेट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज होगी। तो उस कंडीशन में तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गया। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इट इज मल्टीप्लाइड बाय आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब क्या कि अगर ये कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, तो उसे अगर कुछ स्केलर से, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट बेसिकली कुछ नंबर जो रियल नंबर होंगे कुछ, तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड पहले से 2 है, तो वो 4 हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड। तो जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली उसका जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी वेक्टर चेंज होने वाला है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन है, उसमें दिया गया है कि उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया बाय यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे कि यूनिट वेक्टर से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो यूनिट वेक्टर के पास तो कुछ मैग्नीट्यूड होता नहीं है स्पेसिफिक, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन जो इतना स्पेसिफाई होता नहीं, स्पेसिफिक होता नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसका मैग्नीट्यूड में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होगा, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब उसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेसिकली, देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर आई कंपोनेंट है प्लस जे कंपोनेंट है प्लस के कंपोनेंट है, तो उसका अगर हमारा वेक्टर ए है, तो ए एक्स आई साथ जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तब उसका जो आई कंपोनेंट है, और ये आई कंपोनेंट है, उसमें एंगल बेसिकली 0 होगा। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब लेते हैं हम, अगर ए और बी में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब क्या, जब अगर आई के साथ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तब वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से उसके जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली चेंज हो जाएंगे, मतलब अल्टरनेटली वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये तो क्लियर है। अगर इस कंडीशन में एक चीज देखो कि अगर उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया होता, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया होता तब वो चेंज नहीं होता था, क्योंकि उसका आई कंपोनेंट भी 1 है, जे कंपोनेंट भी 1 है और के कंपोनेंट भी 1 है। ठीक है, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, फिर वो आई एक्स ए एक्स आई ही रहता था। उसी तरह से उसके जे और के कंपोनेंट्स भी सेम ही रहते थे, तो शायद उस कंडीशन में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हर वर्ड को बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना ज़रूरी है। और अब लास्ट कंडीशन देखते हैं। ऑब्वियसली अभी लास्ट ही आंसर होगा, ये तो आपका भी कॉमन सेंस कह रहा होगा। तो लास्ट कंडीशन में क्या है कि इफ इट इज स्लाइड डाउन पैरेलल इटसेल्फ, तो क्या होगा अगर हम पैरेलली स्लाइड करते हैं उस वेक्टर को, तो पैरेलल स्लाइडिंग में क्या होगा कि सेम टू सेम वो ये जो वेक्टर है ये पैरेलली खिसक जाएगा यहाँ से यहाँ।
ठीक है। तो उस तरह से अगर ये ऐसे अपन पैरेलली उसे शिफ्ट करते हैं तो देखो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, उसका मैग्नीट्यूड वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या फिर वेक्टर के पास और बचा ही क्या है? उसके दोनों भी कंपोनेंट्स जो सिग्निफिकेंट है वेक्टर के, वो है उसका मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो पैरेलल स्लाइडिंग चलेगा, उससे वो वेक्टर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन हुआ। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, तो ठीक है, इसमें क्या दिया गया कि नीचे कुछ सेट्स दिए गए, ठीक, लेकिन हमें फाइंड करना है कि जिन 3 वेक्टर के एडिशन 0 आए। ओके, तो अब एक चीज देखो, ये हम मतलब विदाउट न्यूमेरिकल को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब एक चीज देखो कि जो बड़ा कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियसली एक डायरेक्शन में लगेगा या फिर अलग अलग डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन और बाकी के दो, तो जब हम 4 और 2 को ऐड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में रखेंगे और 8 को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, तो भी जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इस केस में भी उसी तरह से होगा, क्योंकि एक केस में 16 है माइनस ये हो जाएंगे 12, तो बचेगा 4, तो इधर भी 0 नहीं हो रहा। अब इस केस में देखते हैं, जो बड़ा वेक्टर है उसका है 2, और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो उनका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 0। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। और थर्ड केस में देखें तो थर्ड में जो बिगर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है वो है 2, और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो भी उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.5, मतलब नॉन जीरो तो नहीं, नॉन जीरो है। तो जीरो के लिए सिर्फ वेक्टर सेकंड सेट जो ऑप्शन सी सेट है वो करेक्ट है। अब देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में दिया गया है कि रिजल्टेंट है ए बी, वो ए बी का जो रिजल्टेंट है बेसिकली, अगर ये है वेक्टर ए बी, तो इनका एक रिजल्टेंट यहाँ से निकल रहा है। चलो, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो अभी एक चीज देखो, राइट, हाँ वही दी गई अल्फा और बीटा ही है। हमें फाइंड करना है कि कौन से कंडीशन में अल्फा ज्यादा होगा, कौन से कंडीशन में बीटा ज्यादा होगा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि अल्फा कम होगा और बीटा ज्यादा होगा। तो ये क्यों होगा, इसका कुछ रीजन उन्होंने दिया गया है। तो हर बार अल्फा कम होगा और बीटा ज्यादा होगा ये कुछ जरूरी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज देखो बेसिकली कि होने क्या वाला है कि अगर हमारा ये ए वेक्टर मान लेते हैं और ये जो बी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज एक अगर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता, तो उस वेक्टर की जो जितनी लेंथ रहती उस पर डिपेंड रहता उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये वेक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट ज्यादा से ज्यादा टेंड्स टू ए हो जाएगा। अभी इस चीज को एक जनरलाइज फॉर्म में देखो, मैं बेसिकली सॉल्व करते टाइम ये चीज हमेशा करता हूँ कि अगर वेक्टर का कुछ एग्जांपल है, वेक्टर का कैलकुलेशन करना है, तो हमारे पास टिपिकल 2 वेक्टर्स के एग्जांपल्स है, वो है वेलोसिटी और फोर्स। तो एक सिंपल, और ये एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व तो होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से उसको हैंडल करना है वो हमें पता चलेगा। जो टॉपर टेस्ट थी उसमें काफी बच्चों का सेम यही प्रॉब्लम हुआ था कि कंसेप्ट तो समझ में आ गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका किस तरह से करना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो देखो, अगर वेक्टर का कुछ आता है और जो हमें समझ में नहीं आ रहा है और इमेजिनेशन की कुछ लिमिटेशन है, तो क्या करने का, जनरल एक एग्जांपल ले लेने का। अब एक चीज देखो कि अगर फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है
तो समझ लेते हैं कि ये ए और बी फोर्स वेक्टर है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहा, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी रखी है, तो ऑब्वियसली उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है एफ ए का, तो ऑब्वियस सी चीज है ये ज्यादा से ज्यादा इस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एक ही तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो उसी तरह से अगर ये ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है बीटा, ये ज्यादा ही होने वाला है एज कंपेयर टू अल्फा। अरे यहाँ पे एक ऑप्शन देखो अभी, तो ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि जब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तब बीटा की वैल्यू ऑब्वियसली कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी के डायरेक्शन में अपन ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑब्वियसली बी के नियर आता जाएगा, तो ये एंगल कम होता जाएगा बीटा एंगल, लेकिन उसमें कम्प्लीटली अपोजिट दिया गया है। तो उस वजह से ऑप्शन बी पे गए। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा से ज्यादा एक की तरफ उसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो जब हम रिजल्टेंट फोर्स एक की तरफ ज्यादा होगा तो बीटा एंगल ऑब्वियसली इंक्रीज होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये देखो इसमें बीटा ज्यादा है कंपेयर टू अल्फा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर। तो इन जनरल वे में जब हम वेक्टर की कुछ इमेजिनरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम वेलोसिटी वेक्टर या फिर फोर्स वेक्टर को इमेजिन कर सकते हैं और प्रैक्टिकली समझ सकते हैं इस चीज को कि कौन सी कंडीशन में क्या इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया गया है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of this। तो एक चीज देखो कि एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और एस सी वर्मा हो या फिर हायर लेवल पे, जब हम हायर लेवल के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो कुछ बड़ा कुछ दिया गया नहीं रहता, छोटे छोटे ही चीजों को समराइज किया गया होता है, उसका समेशन होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट का इंटीग्रेशन बना के एक बड़ा कठिन हमें लगने वाला एग्जाम्पल तैयार होता है। बस वही बात है। इसमें छोटी सी चीज है, इसमें देखो कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अभी एक चीज समझते हैं कि अगर कोई वेक्टर होता है ये ए, तो ऑब्वियसली उसके जो कंपोनेंट होंगे वो ए एक्स ए वाई होंगे। ओके, ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस और ये होगा ए वाई अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो इसमें दिया गया कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये चीज जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक कंडीशन समझते हैं हम, इसके लिए इसका क्रॉस एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि ऑलवेज लेस देन, तो हमें एक ऐसा एग्जांपल पेश करना होगा खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस नहीं होता। तो अगर कोई वेक्टर होता है वो कंप्लीटली ए एक्स के अलोंग ही होता है, ए वेक्टर एक्स के अलोंग ही होता है, तो उसका जो एक्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो इक्वल टू ए होगा और वाई कंपोनेंट उस कंडीशन में 0 होगा, तो उस कंडीशन में वो इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें दिया गया कि ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऑलवेज इक्वल भी होगा ये भी नहीं अपन कह सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब वो इस मिड डायरेक्शन में होगा तब उसका ए वाई कंपोनेंट भी होगा, ए एक्स कंपोनेंट भी होगा, और दोनों ए से कम ही होंगे, क्योंकि वो
डाइवर्ट हो रहे बेसिकली। सिंपल सी चीज़ है, अगर फोर्स वेक्टर को हम देखें इसी कंडीशन में, तो फोर्स अगर मिड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो ऑब्वियसली कम ही होंगे एज कंपेयर टू कंप्लीट हॉरिजॉन्टल फोर्स और कंप्लीट वर्टिकल फोर्स और कंप्लीट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर। ये एग्जांपल आप इमेजिन करो तब समझ आएगा। तो इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि ये ऑलवेज नहीं हो सकती। अगर इसमें दिया गया होता है कि मे बी शब्द यूज किया होता है कि मे बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, तो हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज होना नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए 4 का ऑप्शन होगा नॉन ऑब्वियस, वो ये ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, देखो क्या दिया गया कि a vector A points vertically upward, तो ये मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो अपवर्ड अपना जो वेक्टर A है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ओके, और जो वेक्टर B है वो नॉर्थ की तरफ दिया गया है, ये भी सही है बस। और हमें बोला है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन फाइंड करनी है बेसिकली, कि कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब देखो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व सीखते समय हमने एक चीज सीखी थी, वो था राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर देखें तो ए से अगर बी तक हम अपने फिंगर्स को ऐसे ले जाते हैं, ठीक है, तो अपना थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, ये देखो, ये जो अप वेक्टर है ये बेसिकली आपके स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपकी आंखों को लग सकता है। तो ये 3 डायमेंशनल है, ये अप वेक्टर बेसिकली ऐसे सीधा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से इस तरह से अगर फिंगर्स आपकी ए टू बी जा रही है तो आपका थंब की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ से अपवर्ड होगी, तो वो होगी अलोंग वेस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा अलोंग वेस्ट। भाई साहब ने ऑप्शन बी लिखा था, ये रॉन्ग है बेसिकली, ऑप्शन ए होना चाहिए अलोंग वेस्ट। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल। तो लास्ट एग्जांपल में दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल दी गई है, ओके, और हमें फाइंड करना है एरिया। लेकिन ये देखो बेसिकली मेजरमेंट का तो इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू होगी 1 2 और इसकी वैल्यू होगी 1 स्क्वायर होगा, ओके। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंपली आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि सिग्निफिकेंट फिगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें फाइंड करना है कि एरिया किस तरह से लिखा जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो कोई भी कर सकता है, इसलिए ये 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, लेकिन वो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हमें बताना है। अब एक चीज देखो कि मेजरमेंट जब वो हो रहा था, उसकी जब रेडियस की मेजरमेंट ले रहे थे तब वो कितने प्रिसाइज थे वो देखने की जरूरत है। कि मतलब क्या किया कि उन्होंने 3 डिजिट तक मेजर किया, मतलब उनके जो प्रिसाइज है वो कितनी प्रिसाइज है, उस तरह से उसका एरिया भी उतना ही प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसकी जो रेडियस है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो प्रिसाइज है उनके कैलकुलेशन में, उनके मेजरमेंट्स में। तो हम जब एरिया फाइंड करेंगे तो वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि उन्होंने रेडियस मेजर करते टाइम ही उतना एक्यूरेसी का देखा है, ओके। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3,
तो हमें एरिया भी उसी ढंग में लिखना पड़ेगा, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी आता है, क्योंकि उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1